सरकार मजदूरों के गुस्से को समझे, उनके जज्बातों को समझे, उनके वास्तविक हालात को समझे और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए घोषित करें। कोई डबल ओवर टाइम नहीं मिलता है। आप जाइए नोएडा जाकर के मजदूरों से बात कीजिए, मानेसर पानीपत के मजदूरों से बात कीजिए, टॉयलेट जाने के लिए भी ना पूछना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली में 18,000 समथिंग और नोएडा में 11,000। क्या इसका कोई रैशनल है? एक ही फैक्ट्री जिसका हरियाणा में 15,000 समथिंग और यहाँ पर 11,000 समथिंग। तो मुझे तो नहीं, चाय बेचे थे मुझे, है ना। देखिए, आप कोई सवाल पे अगर कोई प्रोटेस्ट पूछना है, चाय बेचते थे या पूछते थे, जो बेचते थे आप उनसे जाकर के पूछिए। सवाल इस बात का है कि वेतन भी कितना बढ़ाया है। मात्र 3,000 2,000 वेतन बढ़ा देने से क्या उनका गुजारा चल जाएगा? आज जितनी महंगाई है, ये सारे मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड से माइग्रेंट वर्कर हैं और जिस तरीके से आज सिलेंडर 500 रुपये किलो मिल रहा है, भरवाना पड़ रहा है, कमरे का किराया देना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, उस हालत में मात्र 7-8 हज़ार 10,000 में क्या होता है? अनस्किल कर्मचारी है मोस्टली, अनस्किल को इतना ही मिलता है। अनस्किल्ड को कम से कम 26,000 रुपये मिलना चाहिए, ठीक है, और स्किल्ड है तो 42,000 मिलना चाहिए, ठीक है। कहाँ दे रही है सरकार? कहाँ दे रही है सरकार? तो सरकार जो वेतन है भाई, मालिक तो मुनाफा कमा रहा है, आप दिखा रहे हैं हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, तो जो इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ का जो मजदूर 12-12 घंटे खट करके उस इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है, उसका उसमें कोई 1% भी उसमें उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मजदूर इसी तरीके से खट करके जान देते रहेंगे? लेकिन उद्योगपति बड़ा पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, वो पूरा लोन लेते हैं, तब जाकर इंडस्ट्री चलती है। तो उनमें श्रमिक जो आंदोलन कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी कर देते हैं। देखिए, अगर पैसा लगाते हैं तो पैसा लगा करके मुनाफा कमा ले, मजदूर रखने की क्या जरूरत है? सवाल तो इस बात का है कि मजदूर मेहनत करता है, उसके मेहनत पर वो चलता है। हमारा देश का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने मजदूरों के पक्ष में कुछ कानून बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसी सरकार भी आ सकती है जो मजदूरों को लूट खाएगी, और इसीलिए मोदी जी को नहीं पचा बाबा साहेब अम्बेडकर का श्रम कानून, क्योंकि वो जिनका वोट से चुनाव जीतते हैं, जिनके गाड़ी में घूमते हैं, जिनके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनको ये बात नहीं पच रही थी, इसीलिए 4 श्रम कोड लेकर के आए। क्यों? आखिर उनको बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हैं क्या वो? उनको क्या दिक्कत थी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए श्रम कानूनों से? इस सवाल का जवाब तो आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ हैं जो उनके बनाए हुए श्रम कानूनों को बदल देना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी तो बाबा साहब की बड़ी प्रशंसा कहते हैं हम तो बाबा साहब के संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने। हमारी माँ तो बर्तन मानती थी घरों में, और वो कहते हैं कि संविधान जो है देश की जो है लोकतंत्र को मजबूत भी कर रहा है। देखिए, मोदी जी बहुत उलूल जुलूल बोलते हैं। मोदी जी तो खुद को मजदूर नंबर 1 भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता हमारे देश का कौन सा मजदूर, चाय बेचने वाला, गरीब का बेटा अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमता है। मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक किसी मजदूर को नहीं देखा। कौन सा मजदूर काजू का रोटी खाता है मुझे नहीं पता। आपको पता होगा तो आप बताइए, मुझे तो नहीं। चाय बेचे थे मुझे, है ना। देखिए, आप कोई सवाल पे अगर कोई प्रोटेस्ट पूछना है, चाय बेचते थे या पूछते थे, जो बेचते थे आप उनसे जाकर के पूछिए। हाँ, उनसे जाकर के पूछिए। लेकिन श्रमिकों ने भी जो है आगजनी करी है, अशांति फैलाई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। देखिए, हिंसा का शुरुआत उस दिन हुआ जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर मजदूर विरोधी फैसला लिया गया, ठीक है। अगर 2 वक्त का रोटी आपको भी नहीं मिलेगा तो आप भी इस सवाल को खड़ा करेंगे। सवाल इस बात का है कि इस स्थिति तक मजदूरों को लेकर के कौन आया है? कौन आया है? कौन 7,000 रुपए में, 8,000 रुपए में 12-12 घंटे काम करवा रहा है? इस तरीके से ये सवाल क्यों नहीं आता? कोई डबल ओवर टाइम नहीं मिलता है। आप जाइए नोएडा जाकर के मजदूरों से बात कीजिए, मानेसर पानीपत के मजदूरों से बात कीजिए, टॉयलेट जाने के लिए भी ना पूछना पड़ता है, ठीक है। 30 सेकंड से ज्यादा टॉयलेट चले गए तो वेतन कट जाता है। चिंगारी किसने भड़काई मजदूरों में? मजदूरों में चिंगारी किसने भड़काई? मजदूरों को चिंगारी मजदूरों ने मिल के भड़काई है। मजदूरों का एकता है। जिनको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे थे। चलिए, अब बहुत हो गया ना। व्हाट्सएप ग्रुप तो आईटी सेल तो मोदी जी का काम करता है। तभी तो भाई इंटरव्यू चल रहा है कि भाई पाकिस्तानी है मजदूर अर्बन नक्सल है। तो सवाल इस बात का है कि मजदूर तो भाई यूपी बिहार से आने वाले मजदूर हैं। अब उनको भी अगर आप ये नाम दे रहे हैं तो हमारे देश के, आप भी मीडिया चलाते हैं, कल को अगर आप भी अगर सच बात दिखा देंगे तो आपको भी तमगा मिल जाएगा, ठीक है।
सरकार तो उद्योगपतियों के दबाव में क्या, सरकार उद्योगपतियों के गोद में बैठी हुई है भाई। उसके हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार कर रही है। आप कह रहे हैं सरकार जो है मोदी। तो क्या देश को उद्योगपति नहीं चाहिए? देश को उद्योगपति नहीं चाहिए क्या? बाबा साहेब अम्बेडकर जाकर के पढ़िए, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे देश में उद्योग लगे लेकिन मजदूर को भी उसका मुनाफा मिले, इस बात का ध्यान सरकारों को रखना होगा। मोदी जी की तरह नहीं कि बेच बेच कर खाते जाएं। जंतर मंतर पर आज देश भर के मजदूर आए हैं, कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में। क्या लग रहा है सर, ये तो मजदूरों का जो आंदोलन है बढ़ता ही जा रहा है सुरसा के मुंह की तरफ। देखिए आंदोलन तो ये बढ़ेगा क्योंकि मजदूरों के जो मुद्दे हैं सरकार उसको सुनने को तैयार नहीं है। लागू कराने की बात नहीं है, घोषित कराने की पहली बात है कि सरकार न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करें, उसकी ये लड़ाई है। नोएडा के अंदर जो हालात है मजदूरों के, सबसे बदतर हालात है। सबसे कम न्यूनतम वेतन नोएडा के मजदूरों को मिलता है, जबकि सबसे महंगा शहर नोएडा है। नोएडा के मजदूरों का वेतन दिल्ली से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन दिल्ली के अंदर 18,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन मिलेगा। नोएडा में काम करने वाले मजदूर को 11,390 रुपये मिलेगा। हरियाणा के अंदर काम करेगा तो 15,200 मिलेगा। भारी विरोध के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी वेतन बढ़ाया है, 13,690 किया है, तो वो भी बहुत कम है। और इतना कम वेतन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों घोषित किया है, सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि दिल्ली से कम क्यों आपने घोषित किया। क्या दिल्ली से सस्ता शहर है? क्या हरियाणा से सस्ता शहर है नोएडा? तो आपने हरियाणा से भी कम नोएडा के मजदूरों के लिए वेतन घोषित किया। तो ये न्यूनतम वेतन ऊँट के मुँह में जीरे जैसा है, मजदूरों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा काम सरकार ने किया है। सर न्यूनतम वेतन मिलेगा, नोएडा में काम करने वाले मजदूर को 11,390 रुपये मिलेगा। हरियाणा के अंदर काम करेगा तो 15,200 मिलेगा। भारी विरोध के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी वेतन बढ़ाया है, 13,690 किया है, तो वो भी बहुत कम है। और इतना कम वेतन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों घोषित किया है, सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि दिल्ली से कम क्यों आपने घोषित किया। क्या दिल्ली से सस्ता शहर है? क्या हरियाणा से सस्ता शहर है नोएडा? तो आपने हरियाणा से भी कम नोएडा के मजदूरों के लिए वेतन घोषित किया। तो ये न्यूनतम वेतन ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है, मजदूरों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा काम सरकार ने किया है। सरकार मजदूरों के गुस्से को समझे, उनके जज्बातों को समझे, उनके वास्तविक हालात को समझे और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित करें। जब तक ये घोषित नहीं हो रहा, कम से कम जो अंतरिम जो बढ़ोतरी उन्होंने 13,690 किया है, 13,000 को बढ़ा करके दिल्ली के बराबर 8,500 रुपये न्यूनतम वेतन मजदूरों को अभी तत्काल घोषित किया जाए। गिरफ्तार मजदूरों को रिहा किया जाए, काम के हालात और श्रम कानून जो सख्ती से पालन कराया जाए, इसी मांग को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन है। नोएडा के मजदूरों के साथ दिल्ली एनसीआर के वामपंथी पार्टी के आह्वान पर ये जो है प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें जो सभी लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। यूपी के मजदूर सस्ते हैं क्या पूरे देश में? सबसे नोएडा का मजदूर सबसे कम वेतन आज मिल रहा है। एनसीआर आसपास के जितने भी राज्य, सबसे कम मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है, जबकि नोएडा को उत्तर प्रदेश की सरकार एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विश्व पटल पर उसको ले जाना चाहती है। वहाँ पर जो है एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे उद्योगों का, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हो रहा है। विकास की तरफ जो है सरकार उसको ले जाने की बात कर रही है। योगी मोदी जी यहीं से चुनकर आते हैं, मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी वाराणसी से चुन के आते हैं। योगी जी चुन के कहीं से भी आए, लेकिन नोएडा उनकी प्राथमिकताओं में है और हम भी ये कहते हैं कि अच्छी बात उनकी प्राथमिकताओं में है। गौतम बुद्ध नगर का विकास हो, विश्व पटल पे जो है उसका नाम जाए, लेकिन इस विकास में मजदूर कहाँ खड़ा है? मजदूरों के लाशों पर विकास नहीं हो सकता है, उनके जीवन और जीविका को रोध करके विकास नहीं हो सकता है। सरकार मजदूरों के दुख दर्द को समझे, उनको जीने लायक न्यूनतम वेतन दे, आवास की सुविधाएं दें, स्वास्थ्य की सुविधाएं दें और न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये वो घोषित करें, जिससे मजदूर अपने जीवन को सही रूप से जो चला सके, उद्योगों में काम कर सके। मजदूरों ने भी जो है आगजनी करी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद में। देखिए मजदूर कोई आगजनी नहीं करता, मजदूर अपने हक के लिए सड़क पर निकला था, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा था। आगजनी कराने वाले कौन लोग हैं वो सरकार उसकी जांच करे। मालिकों के जो लोग हैं, क्योंकि मालिक लोग भी नहीं चाहते कि जो सरकार वेतन बढ़ाए, उनकी एसोसिएशन है, उनके जो पूरा तंत्र है उनके पास,
उनके पास गुंडे हैं। कौन लोग थे जो उसमें आकर के पत्थर कर रहे थे नकाब लगा करके? मजदूर नकाब लगा करके प्रदर्शन नहीं करता, मजदूर तो सरेआम डंके की चोट पे करता है। अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने आग लगाई उनको सरकार देखे कौन लोग थे। लेकिन मजदूरों के जो जायज़ हक हैं, जो उनकी जायज़ पीड़ा है, उस उपद्रव के आधार पर उनके हक की लड़ाई को नहीं दबाया जा सकता। सवाल ये है कि ये मसला क्या लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या ये मसला मजदूरों के मजदूरी का, उनके जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है उसका है। सवाल मजदूरी का है या कानून और व्यवस्था का है। अगर आप देखिए तो एक के बाद एक, पहले आपको पानीपत में दिखाई देता है, फिर मानेसर में दिखाई देता है, और मानेसर में जो जिस कंपनी का वहाँ पर स्ट्राइक होता है और सरकार ने 15,000 समथिंग वहाँ पर फिक्स किया, उसी कंपनी का नोएडा में 11,000 सैलरी है। तो सवाल ये है कि 300 रुपये 400 रुपये किलो जब गैस का सिलेंडर हो और देख रहा है मजदूर की उसी कंपनी का हरियाणा में 15,000 समथिंग हो रहा है, तो अपने यहाँ अगर वो हड़ताल पर जाता है और मांग करता है तो उसका जवाब अगर पुलिस लाठियों से, डंडों से, कानून और व्यवस्था बना के का मामला बना के और अगर वो पेश कर रही है, तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार जो है उसकी नीयत जो है वो सही नहीं है। अगर इस व्यवस्था माने इसमें आप अगर साजिश ढूंढ रहे हैं, आप खुद देखिए कि 12 साल हो गए, 12 साल से नोएडा उत्तर प्रदेश में कोई वेज बोर्ड नहीं बना है। तो दिल्ली में आप खुद देखिए कि साल भर से कोई जो है महंगाई भत्ता नहीं मिली है, और इस पूरे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये पूरा जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वो एक जैसी स्थिति में है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसा है, जहां जीवन रहने का जो खर्च है वो एक जैसा है, और कितना अंतर है सैलरी में आप खुद देखिए। न्यूनतम लंबे समय से यूनियन संघर्ष एग्जैक्टली क्या कोई इसका बदलाव नहीं हो रहा? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों में लगातार जो हमला हुआ है और ये जो लेबर कोड आया, इस दो को समझना होगा कि उसने यूनियन को साफ बाहर कर दिया। आप जिस भी फैक्ट्री में अनरेस्ट हुआ है, आप ध्यान से देखिए, शायद ही कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर यूनियन हो। तब जब यूनियन विहीन अनरेस्ट होगा तो वहां आखिर सरकार हो या फैक्ट्री का मालिक हो, वो किससे बात करे? क्या एक साथ 1,000 लोग या 2,000 या 5,000 वर्कर से कोई सरकार बात कर सकती है? तो ये जो वर्कर जाए तो किसके पास जाए? जब तक आप यूनियन को ख़त्म करोगे, जब यूनियन को ख़त्म करोगे, आप इस तरह के अनरेस्ट को क्रिएट करोगे और उसका कोई सॉल्यूशन आपके पास दिखाई नहीं देगा। यहाँ स्थिति क्या हुई, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आप साजिश ढूंढने चलेंगे तो आपको फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर मजदूर के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या है कि एक के बाद एक जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है वो उस परिस्थिति से पैदा हो रहा है। दिल्ली में 18,000 समथिंग और नोएडा में 11,000। क्या इसका कोई रैशनल है? एक ही फैक्ट्री जिसका हरियाणा में 15,000 समथिंग और यहाँ पर 11,000 समथिंग, तो क्या इसका कोई रैशनल है? और अगर एक फैक्ट्री का मजदूर दूसरे फैक्ट्री के मजदूर से अपने आप को जोड़ता है, अपनी जीवन स्थिति को जोड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है कि आप हमारी सैलरी को बढ़ाओ, और इसको आप कानून व्यवस्था का बना के कुछ असामाजिक तत्वों को बीच में डाल के या आके इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट करके आप पूंजीपतियों का ही नहीं देश का नाश कर रहे हो। पर जो नोएडा में जो इतना हिंसक हुआ आंदोलन, क्या पुलिस की भी लापरवाही रही वहाँ पर? क्या मैं क्या बता रहा हूँ कि आप अगर समय रहते मजदूरों के अनरेस्ट को, ये जो अनरेस्ट पैदा हुआ है वो परिस्थिति जन्य है, इसको समझना होगा कि 12 साल से आप स्टेगनेंट है, आपकी सैलरी कुछ नहीं बढ़ रही है। क्या महंगाई 11 साल 12 साल में नहीं बढ़ी है? ये हम आप सब देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एक स्वाभाविक डिमांड है कि आप वेज बोर्ड बनाते, आप करते, आपने क्या किया? लेबर कोड का जब विरोध हो रहा था पूरे देश में, यही लेफ्ट पार्टियां थी जिसने लेबर कोड के खिलाफ जो है, मजदूर यूनियन ने भी फरवरी में स्ट्राइक किया और लेफ्ट पार्टियों ने मार्च में 24 मार्च की रैली की। तो उस समय सरकार इसको काउंटर करने के लिए चारों तरफ प्रचारित किया कि अब जो है अप्रैल से लेबर कोड आएगा, 2 गुनी सैलरी होगी, जो ओवर टाइम है वो 2 गुना होगा, और
8 घंटे की ड्यूटी होगी। मतलब ये सारे जुमले जो पढ़े गए, सरकार ने जनता के बीच में रखा, तो जनता को साफ साफ लगा ये कहा जा रहा है नहीं, अनस्किल्ड नहीं, मजदूर मेरी बात समझिए। अनस्किल्ड का भी सैलरी होता है, स्किल्ड का अलग सैलरी होता है, अनस्किल्ड का अलग सैलरी होता है, सबकी मिनिमम वेज तय होती है। सवाल है उसी मिनिमम वेज की। और मैं जो कहना चाह रहा था कि जब आपने मजदूरों को एड्रेस किया तो वो मजदूर वो सोच रहा है कि सरकार ने तो दे दिया, लेबर कोड दे दिया, लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं दे रहा, क्योंकि अप्रैल महीने में लेबर कोड के साथ सरकार ने यह प्रसारित किया था कि लेबर कोड आते ही आपको दोगुना होगा। तो वो जब नहीं हुआ तो लोगों ने प्रतिरोध किया अपने मालिकों के खिलाफ। अब आप फैक्ट्री के अनरेस्ट को, मजदूरों के अनरेस्ट को कानून व्यवस्था का मामला बना के, उसको दमन करके, मजदूरों को जेल में डाल के अगर सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं तो वो मिलने वाला नहीं है। खनन फनन में योगी सरकार ने फैसला लिया है जो हाँ, 2000 एग्जैक्टली 2000 बढ़ाने का। आप सोचो ना, उसी फैक्ट्री का हरियाणा में, गुड़गांव में 15,000 समथिंग है, और आप नोएडा में 12,000 13,000 कर रहे हो, तो कैसे मान लेगा उसी फैक्ट्री का बंदा जो मानेसर में अलग सैलरी ले रहा है। तो इसको जस्टिफाई करने का कोई आधार नहीं है। आपने मनमाने तरीके से वेज बोर्ड गठित करते, यूनियन को शामिल करते और उनके साथ नेगोशिएशन करते, तब एक बात बनती। लेकिन आपने इस सब प्रक्रिया को हटा के एक घोषणा कर दी और डंडे के जोर पर आप इसे दबाना चाहते, ये चल नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।